हेलो दोस्तों, मैं कैसा मिश्रा आपका दोस्त, आपका सखा, आपका मित्र, आपका सहयोगी आईसीएस बेंगलोर की पोल खोलने के लिए तैयार हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप आज अपन दोस्तों इस वीडियो में आईसीएस बेंगलोर की भाई कट ऑफ क्या जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से अपन को प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, इस जो अपने पास टाइम बचा हुआ है 1.5 से 2 महीना, उसमें अपन क्या किस प्रकार की प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आईसीएस बेंगलोर को क्रैक कर सके। स्टाइपेंड क्या मिलता है, 12,000 पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर मिलता है, फिर एसआरएफ स्टार्ट हो जाती है, जेआरएफ स्टार्ट हो जाती है। तो किस प्रकार किन क्या उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं, कट ऑफ क्या जाती है भाई, पेपर्स पीवाईक्यू पेपर कहाँ मिलेंगे, आपको कैसे सोल्व करने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस लगाने, सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम डेट क्या है भाई, सब कुछ करेंगे। आईसीएस बेंगलोर को पोल खोलेंगे आज। तो आप लोग तैयार है दोस्तों? तैयार है तो लाइक बटन दबा दीजिए और आइए अपने साथ अपनी जर्नी में आईसीएस बेंगलोर कोलकाता के बारे में। दोस्तों, इंडियन एसोसिएट फॉर द कल्चरल कल्टिवेशन फॉर ऑफ साइंस आईसीएस कोलकाता दोस्तों ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सबसे पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आईआईएससी बेंगलोर तो है सनी, उसके अलावा यह भी अपना एक ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों ये जो होता है, इसमें अपने जो सीवी रमन जो भाई साहब थे जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, एसन बोस जो अपने साइंटिस्ट थे, इन ये सब दोस्तों इन इंस्टीट्यूट इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट में वर्क कर चुके हैं दोस्तों। ये इस प्रकार से है। दिस इज़ द ये 1876 में दोस्तों इस्टेब्लिश्ड हुआ था। आईसीएस इज़ द फंडामेंटल साइंस एट द हायर लेवल पर है दोस्तों। इज़ ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहां अर्न करता एशिया का फर्स्ट कंट्री नोबेल प्राइज इन द साइंस ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन फ्रॉम इंडिया। आईसीएस हैज़ बीन द कंटेस्ट इन डिमांड स्टेटिस, मतलब बहुत टॉप वर्ल्ड के वर्ल्ड के टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में इसका नाम आता है दोस्तों। केमिस्ट्री के नाम पर बोलूँ, फिजिक्स के नाम पर बोलूँ तो इसका टॉप 10 इस वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा दोस्तों, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा है ये। ठीक है दोस्तों, इसका एप्लीकेशन पोर्टल कब स्टार्ट होता है दोस्तों? 2025 में 26 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन क्लोज 13 अप्रैल। तो भाई साहब 13 अप्रैल से पहले एग्ज़ाम फॉर्म भर देना। स्टार्ट हो चुका है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। पेपर भाई 7 जून को है, तो 7 जून को है। तो मोटा मोटा अपन ये मान सकते भाई अप्रैल है जून है, तो भाई 2 मंथ है अपने पास, सीधा सा अप्रैल और मई, तो पूरा का पूरा 2 मंथ है। तो और 7 दिन तो रिवाइज कर लोगे भाई। 2 मंथ की किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। रिजल्ट भाई ये शॉर्ट लिस्ट रिजल्ट दे देता है 15 दिन के अंदर, तुम्हें शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू करा देगा। मतलब 7 जून का इसका पेपर है ना, तो ये आराम से 20 जून के आस तक ये इंटरव्यू कंडक्ट करवा देगा। तो 25 या 22 को तो भाई ये शॉर्ट लिस्ट ही कर देगा। बहुत फास्ट मतलब करता है ये, ठीक है भाई। कोई भी क्यूरी हो एडमिशन के रिगार्डिंग तो आप इसमें पूछ सकते हो। ये 2 प्रोग्राम कनेक्ट करवाता है, एक तो बीएसएमएस प्रोग्राम कनेक्ट करवाता है, एक इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम कंडक्ट करवाता है। तो भाई जो 12वीं के स्टूडेंट है वो इस पर जाए, जो बीएससी करे हुए हैं जो इस पर आए, ठीक है। बीएससी के बाद जिनको एमएससी पीएचडी करनी है वो इस पर आ सकते हैं, ठीक है दोस्त। एमएससी के बाद ये क्विट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि ये ओनली एमएससी करवाता है क्या भाई? ओनली एमएससी नहीं करवाता, यानी एमएससी मान लें, क्योंकि तुम एमएससी के बाद इसको क्विट कर सकते हो। 2 साल तुमने यहाँ पर कंप्लीट, 5 साल का प्रोग्राम होगा, 5 साल का जनरली प्रोग्राम होता है। तुम 2 साल के बाद तुम्हें लगे भाई मेरी एमएससी हो चुकी है, मेरे को आगे रिसर्च नहीं करनी, पीएचडी का काम नहीं करना, भाई क्विट कर ले, कर सकता है। तेरे को स्टाइपेंड मिलेगा 12,000 पर मंथ, 2 साल तक मिलेगा, इन्जॉय कर। रिसर्च इंस्टीट्यूट में 12,000 पर मंथ तुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, इन्जॉय कर। दिक्कत क्या है? तेरे को लग रहा है एमएससी करके तेरे क्विट करना तो क्विट कर ले, कोई मनाही नहीं है। ऐसा नहीं कि आईआईटी कानपुर की तरह या बहुत सारे आईजर की तरह 3 साल तुम्हें वहाँ पर काम करना पड़ेगा, नहीं, ये कोई यहाँ पर लफड़ा नहीं है। तो आराम से 2 साल के बाद तो क्विट कर सकता है, एमएससी की डिग्री लेके आराम से जा सकता है। तेरे को फॉरेन जाना तो फॉरेन कर, तेरे को प्रिपरेशन करनी तो प्रिपरेशन कर, टीचिंग करनी है टीचिंग कर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो भाई 7 जून को पेपर है, बहुत अच्छा पेपर आता है, जेएम लेवल का ईजी पेपर आता है। कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, तुम हंसोगे। पैटर्न क्या रहता है? 4 सब्जेक्ट पेपर होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस।
पर सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन आते हैं। सबसे मेन बात वो तो बताएंगे, 12,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है भाई फर्स्ट 2 ईयर के लिए। पहले 2 साल तुझे 12,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिला जाएगा भाई, समझ रहा है? 12,000 पर मंथ, एक साल में 1,44,000 उठा रहा है तू। 1,44,000 तुझे एक साल में मिल रहा है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। CGPA भी मेंटेन करना पड़ेगा भाई इनका, जब भी तुझे मिलेगा, ऐसे तो नहीं देंगे। काम भी करना पड़ेगा। फिर 2 साल के बाद यदि तो PhD वहाँ पर कंटिन्यू करता है तो तेरे को PhD के अकॉर्डिंग वहाँ पर GRF और SRF की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं? एग्ज़ाम पैटर्न। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स के ही होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन दोस्त आएगा +3 मार्क्स, तेने करेक्ट करा तो। नेगेटिव मार्किंग है भाई, नेगेटिव मार्किंग है मित्र, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग -1 मार्क्स, समझ में आ रहा है? +3 मार्क्स तेने करेक्ट करा जो मिलेगा, -1 मार्क्स तेने इनकरेक्ट करा जो मिलेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स तेरा पेपर का होगा 180। अब दूसरी बात दोस्त, कट ऑफ कितनी जाती है? 2 पेपर होगा भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो भी तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स की बात करूँ मतलब सबके लिए ओनली 20 कैंडिडेट को ये एंड में सेलेक्ट करते हैं फाइनल इंटरव्यू तक। 20 से 25 को ले लेते हैं, 20 इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने 20 को लिखा हुआ है कि 20 मैक्सिमम 20 स्टूडेंट को अपन इंटरव्यू को सिलेक्ट करने के बाद फाइनल सिलेक्शन है। ये तुम्हारा रिटन एग्ज़ाम वो CBT मोड पर होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए ये दोस्त पिछले साल 102 कैंडिडेट को सिलेक्ट करा था लास्ट ईयर, तो मान के चलो कि 5 गुना 5 टाइम्स, तो 100 से 105 कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने के कैंडिडेट कितने हैं? 102। अरे IPR भी बहुत कम होते हैं। जेस्ट में कितने होते हैं? 5,000 मैक्सिमम, तो इसमें तो और कम होते हैं। इसमें मान के चलो मेरे तो लगता है 3-4 हज़ार ही मैक्सिमम स्टूडेंट अपीयर होते होंगे, ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर नहीं होते हैं। इंटीग्रेट PhD की बात कर रहा हूँ तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अपीयर नहीं होते होंगे, तो बहुत कम कैंडिडेट अपीयर होते हैं। उसके लिए 102 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर रहा है, फिर इंटरव्यू करवाएगा इनका। इंटरव्यू कराने के बाद 20 कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करेगा फाइनल सिलेक्शन होगा। अब दूसरी बात क्या दोस्त, इसमें इंटरव्यू और जो अपना रिटन एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम रहेगा उसमें क्या कैटेगरी है? तो इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए? तेरा 180 का पेपर है, कैटेगरी बता रहा हूँ भाई, जनरल 75+, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 75+ नंबर चाहिए तुझे। तो तू 180 में से 75+ नंबर लिया लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो तेरे लास्ट ईयर का पेपर का पता नहीं ना भाई इस बार, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 75+ जिसके आए थे दोस्त वो सिलेक्ट हो चुका था। OBC की बात करूं और EWS की बात करूं तो 70+, SC ST की बात करूं तो दोस्तों 50+। समझ में आ रहा है? तो इतने नंबर लिया, मतलब सीधा सा तेरा सेफ स्कोर है। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए तेरा सेफ स्कोर बताऊं तो सेफ स्कोर है मित्र 50% तेरा सेफ स्कोर है। दैट मीन्स 90 नंबर का टारगेट रख, 180 में से 90 नंबर का टारगेट रख। ये तो भाई तेरे को टारगेट रखना पड़ेगा कि तू जनरल का स्टूडेंट है, तो मेरी कैटेगरी का आदमी है, तो 90 नंबर का टारगेट रख के चलना पेपर में। ठीक है, 90+ का, 90 या 90+ का। चला मित्र, सिलेबस क्या होता है? हाँ, सिलेबस की चर्चा करूँ? अरे पेपर भी लाया हूँ, टेंशन मत ले, पूरा पेपर डिस्कस करूँगा। पेपर भी डिस्कस करेंगे। PY की JM का पेपर, JM का क्वेश्चन, JM का एजरीट क्वेश्चन पूछा गया। PY की नहीं है, JM का ऑप्टिक्स का I1 I2 I3 इक्वल टू रहता है। बताऊँगा भाई मित्र, सब बताऊँगा, टेंशन मत ले। थोड़ा लास्ट में जाते हैं, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं ना। ठीक है, तो तू 90 ले आएगा 180 में ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो तू इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, जनरल कैटेगरी का आदमी है तो। ठीक है दोस्त,
आगे बढ़। हाँ दोस्त, तेरा सिलेक्शन फाइनल जो सिलेक्शन होगा दोस्त, वो तेरा होगा CBT एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू। ये तो तेरे अब तेरी रैंक बनती है इसके अकॉर्डिंग। तेरा जो 102 नंबर का जो लिस्ट आएगी उसमें तेरे रैंक वाइज नंबर आएंगे कि फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी आई और 102 रैंक किसकी है, लास्ट रैंक भी किसकी आई। मैं तो ऐसा इन्होंने शो नहीं करा कि भाई रिटन एग्ज़ाम का भी कुछ परसेंटेज है इस फाइनल सिलेक्शन में, बट मुझे जहाँ तक लगता है 70% इसका पार्ट रहेगा और 30% इसका पार्ट। तो इन दोनों के बेस पर तेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों लगता है वो बताता हूँ तुझे। लास्ट ईयर एक कैंडिडेट था, लास्ट ईयर का मेरा दोस्त ही था, उसका भाई क्या हुआ था, इंटरव्यू का बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था। CBT में उसकी टॉप रैंक थी, टॉप 10 में आया था, वो टॉप 10 में कैंडिडेट था। इंटरव्यू उसका बहुत बेकार गया, बेकार मतलब उसने एक का भी आंसर नहीं दिया, 3-4 मिनट के अंदर उसको भगा दिया मतलब भाई उसने आंसर ही नहीं दिया। एग्जामिनर ये पूछ रहा था कि भाई तेरे को इतना बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आया है क्या, मतलब क्या हुआ था, वो नर्वस हो गया था, मतलब थोड़ा डर जाते हैं ना यार स्टूडेंट, को नर्वस हो गया था। तो वो 3-4 मिनट में उसको इंटरव्यू ने निकाल दिया कि भाई तेरे को नहीं होगा। बट उसके जो रिटन एग्ज़ाम में थे टॉप 10 था, तो मतलब ये समझूंगा कि भाई रिटन एग्ज़ाम के बेस पर उसका फाइनल लिस्ट में नंबर आ गया। फाइनल जो 20 कैंडिडेट तो सेलेक्ट करते हैं 20 से 25, उसमें उसका नंबर आ गया। तो मतलब ये समझ, अब मैंने ऐसे अनुमान लगाया कि भाई CBT का 70% है और 30% इसका। ये उन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा है, ये मैं अपने आप से बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुम तो भाई इंटरव्यू की बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपरेशन करो, रिटन एग्ज़ाम की भी अच्छी तरह प्रिपरेशन करो, फोड़ के रखें देंगे और साथ में फोड़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो फोड़ाऊँगा भाई, टेंशन मत लो। अब पेपर कैसा आया था, जिस प्रकार मैंने पेपर दिए हैं और पेपर दिए थे, दोस्तों से पूछा है, लास्ट ईयर पेपर दिया है, उससे पिछले बार भी पेपर दिया है, क्वालिफाई हुआ हूँ, टेंशन मत लो यार। एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना बहुत ईजी है। ICS बेंगलोर का एग्ज़ाम, सॉरी कोलकाता का है, तो ICS कोलकाता का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी है। अब सुनो सिलेबस क्या रहेगा भाई इसका सिलेबस भाई जेम प्लस जेस्ट प्लस गेट, मतलब इन तीनों के इर्द गिर्द ही इसका सिलेबस रहता है। सिलेबस आप सर्च भी कर सकते हो वेबसाइट पर। तो जेम को ढंग से पढ़ लो। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि इन तीनों के PYQ कर लो। जेम के लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बताता हूँ भाई, जेम के 4 से 5 PYQ एग्जीक्यूट, नो डाटा चेंज। जैसे मैंने अभी बताया ऑप्टिक्स का सेम टू सेम पूछ लिया भाई, कोई चेंजेस नहीं करा। तो 4 से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम विदाउट डाटा चेंज आया। तो तुम जेम जेस्ट और गेट को ना गेट के भी कर लो, क्योंकि गेट में वो वाले क्वेश्चन करो तुम्हारे जो जेम लेवल के हो, जेस्ट लेवल के। क्यों तुम जैसे जेस्ट के तुमने PYQ कर ले, कोई स्टूडेंट यदि जेस्ट की तैयारी कर रहा है तो उसने जेस्ट के सारे PYQ कर लिए। अब वो कहेगा यार वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से करूँ, गेट के क्वेश्चन उठा, गेट के PYQ उठा, कौन मना कर रहा है तुझे। जैसे EMT का पार्ट है, मोनोपोल क्वाड्रापोल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हाँ, तो उसके क्वेश्चन गेट के कर, मैंने करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट मेरा चैनल पर प्लेलिस्ट जाके देखेगा ना तू, मेरे चैनल पर जा प्लेलिस्ट, गेट के PYQ करा रखे टॉपिक वाइज, EMT का PYQ करा रखा है टॉपिक वाइज, मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक वाइज, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा ये और EMT, इन दोनों के करा रखे हैं। इन दोनों के भी कर लेगा तो इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ हैं। क्वांटम, बस क्वांटम और ऐड कर देना, वो फ्यूचर में ऐड कर दूंगा, मुझे आप सजेशन दोगे तो कर दूंगा। तो मेरा प्लेलिस्ट है ना, टॉपिक वाइज गेट के PYQ किसी ने नहीं करा रखे 2024 तक के, जहाँ से स्टार्ट हुआ था गेट, सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेंगे तुझे वो टॉपिक वाइज गेट के PYQ। किसी ने 2020 तक करा रखे, 22 तक करा रखे, 22 के बाद किसी ने आगे बढ़ा ही नहीं, 22 के बाद तक के आगे क्वेश्चन करवाए नहीं, 2024 तक के करवा रखे हैं मैंने। तो आराम से मेरी प्लेलिस्ट पे जाना, चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करना, गेट के PYQ मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज गेट के PYQ, उनको देख लेना। EMT का कर लेगा आराम से, तुझे जेस्ट या इनमें 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, जो भी मैंने अभी तक करा रखे, शायद 8-9 वीडियो करवाए दिए थे, ठीक है। तो क्या करना है तुझे दोस्त, जेम के PYQ करना है तेरे को ढंग से, जेस्ट के PYQ करना है। सबसे पहले जेम के ढंग से कर ले, जेस्ट के कर ले और गेट के कर ले, फिर गेट के कर ले। क्योंकि मैं बहुत सी बात देता हूँ, गेट के भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
मैंने तो अभी तक तो जेम और गेट, इन दोनों के डायरेक्ट मैंने विदाउट डाटा चेंज क्वेश्चंस आए हुए देखे हैं। जेम तक मैं अभी मेरा गया नहीं, जेस्ट में सॉरी। तो तुम इन तीनों के कर लोगे, तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, तुम आराम से टॉप रैंक करोगे, आराम से क्वालिफाई नहीं करोगे भाई, टॉप रैंक करोगे। समझ रहे हो? टॉप रैंक का मतलब टॉप 10, टॉप 20, टॉप 25, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई दूसरी बात, इसमें कोई जेम नहीं चाहिए, कोई जेस्ट नहीं चाहिए, विदाउट जेम और जेस्ट, कोई जेम और जेस्ट की रिक्वायर नहीं है इसमें। तुमने दिया हो जब भी बढ़िया, नहीं दिया हो जब भी बढ़िया, तुमने क्वालिफाई करा हो जब भी बढ़िया, तुमने टॉप रैंक लाए हो जेम जेस्ट में जब भी बढ़िया, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है IISc 2025 का एग्ज़ाम तुमने क्वालिफाई करा है या नहीं। इनको बस ये मतलब है उसमें क्या रैंक आई है, तुमने इंटरव्यू कैसा दिया है, उनको बस ये मतलब है, उसी के बेस पर तुम्हारा नंबर आएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसका अभी तक जेस्ट और जेम बिगड़, जेस्ट तो भी हुआ ही नहीं, जेम जिसका बिगड़ चुका है वो ज़रूर अप्लाई करे दोस्तों, और पेपर होगा। तो ये मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है, पेपर मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो ये तो तुम्हारा सिलेबस है, 12,000 तुम्हारी स्टाइपेंड मिलेगी पर मंथ, ठीक है। कट ऑफ मैंने तुम्हें बता ही दी है, और क्या बचा हुआ है, ये पेपर देख लो। पेपर चलो तुम्हें अच्छे से बताता हूँ, ये देखो अब दिख रहा होगा, हाँ देखो दोस्त, ये आया हुआ नहीं आया हुआ, ये जेम का क्वेश्चन है नहीं, बताओ PYQ है नहीं है, ये इजी सा क्वेश्चन है, वो हर लल्लू का बच्चा कर लेगा इसको। BSc फर्स्ट, जिसके क्वांटम मैकेनिक्स BSc में होगी वो भी स्टूडेंट कर लेगा आराम से। ऐसे ऐसे तुम इसमें इसमें मतलब तुम आराम से 90 नंबर नहीं ला सकते भाई, 75 जा रही है कट ऑफ तो। कट ऑफ तो ओनली 75 गई, वो भी जनरल की बता रहा हूँ। 65 से ये तो EWS की गई 65 के आसपास, 65 से 70, और SC ST 50-55 पर लास्ट कट ऑफ। रैंक जरूर जाती है भाई, रैंक कट ऑफ पर डिपेंड नहीं करती है, रैंक कैटेगरी पर डिपेंड नहीं करती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आराम से देखो यार, कोई दिक्कत नहीं। अरे सॉल्यूशन करवाऊंगा मित्र, तुम कमेंट में लिख देना कि इसका सॉल्यूशन कराओ पेपर का। तुम्हें इस पेपर नहीं मिलेगा कहीं पर भी, तुम्हें वेबसाइट पे पेपर नहीं मिलेगा। जिन्होंने पिछले साल पेपर दिए हैं बस वही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो तुम मुझे बस कमेंट में कर देना, मेरे पास 2-3 साल के पेपर पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें सोल्व करवा दूंगा, पूरा पेपर सोल्व करवा दूंगा और अच्छी ट्रिप दे दूंगा। तुम कमेंट में लिख देना, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना भाई, शेयर बड़ी बात चीज़ होती है। ये क्वेश्चन बहुत क्या क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है देख। अरे भाई ट्रिक भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तुम्हें मैं इजी बोल रहा हूँ कि तुम डर जाओ। ये माइकलसन, ये थोड़ा BSc का पार्ट है, चलो मानता हूँ। अरे क्योंकि यार देख, सारे क्वेश्चन तो सोल्व नहीं करने रहते, सारे क्वेश्चन तो कहाँ गया, रुक जा मित्र रुक जा। चल देख, पेपर को अटेम्प्ट करने का भी ट्रिक होती है, समझ रहा है। क्वालिफाई ऐसे ही नहीं हो जाते, क्वालिफाई करने के लिए पेपर का, जैसे तेरा 100% का पेपर है, समझ रहा है। तू भाई पेपर को ऐसे अटेम्प्ट कर जो एक बार में, जैसे तेने कोई क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा हाई लेवल का भी होता है कोई टॉप, तो मैं ये कह रहा हूँ तूने GM के PYQ कर लिए, जेस्ट के चल थोड़े बहुत भी कर लिए, गेट के कर लिए, गेट के भी थोड़े बहुत कर लिए, और GM का तेने दोबारा जो तेने पढ़ा है उसको पढ़ लिया, गारंटी कह रहा हूँ तेरे 50% प्लस क्वेश्चन आराम से होंगे यार। क्योंकि 100% में से 40% तो ऐसे लल्लू क्वेश्चन देता है जो हर बच्चा कर ले। अब 10% द्वारा नॉलेज बेस्ड होता है, क्योंकि कट ऑफ तो तेरी 40% ही जाए, 39%, 36, 38% ही गई है, 75 प्लस 75 नंबर में गई है ना। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही तो, और बस तो पेपर 100% आ रहा है, उस 100% तेरा टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तेने कोई क्वेश्चन जैसे क्रम से क्वेश्चन चल रहे हैं, ऑर्डर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, तो तेरा एक क्वेश्चन, हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे से सोल्व हो सकता है, तो उसको सोल्व कर। टाइम जब भी वेस्ट करे तो जो बिलीवनेस आ रहा है कि मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, मैं फॉर्मूला याद है या कुछ भी कर सकता हूँ, तो जब भी उसको सोल्व कर। आधा अधूरा तुझे ज्ञान हो उस क्वेश्चन के बारे में तो उसको स्किप करके आगे बढ़ भाई। वहाँ मार्किंग रिव्यू का भी ऑप्शन आता है कि यार थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत में थोड़ा ज्ञान, और थोड़ा बहुत ही आता है ना, तो थोड़ा बहुत ज्ञान बाद में लगाना।
पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जो तुझे 100% आते हों, बिलीवनेस अंदर से आ जाए भाई हाँ इसको तो सोल्व कर ही दूंगा। मैथमेटिकल फिजिक्स के मैथमेटिक्स पार्ट होता है, उसको तो जल्दी सोल्व कर लेगा, बाद में तेरा टाइम का बचेगा। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं उनको सोल्व कर ले। ईएमटी में थोड़ा सा बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व कर सकता है। तो जो तुझे अपने आप से जो तेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको सोल्व कर पाई पहले। अब जो तुझे मार्किंग रिव्यू लगाई हुए क्वेश्चन कर, फिर जो तेरा टाइम बच जाएगा तो टाइम बच जाएगा तो लास्ट में वो क्वेश्चन करना जो तुझे भाई हाँ इनमें कुछ सोचने की ज़रूरत है उनको कर, टाइम बच जाएगा। बच्चे क्या करते हैं भाई, ऑर्डर में चलते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन में वो फंस जाएंगे, वो 10 मिनट लगा देंगे। अब ईगो उनका सेटिस्फाई हो गया, ईगो इन पर आ गया कि भाई 10 मिनट लगा दे तो उसका आंसर ला के दूंगा। भाई ईगो मत ले क्वेश्चन में, एग्जाम में ईगो है, एग्जाम तुझे ईगो बता देगा। समझ रहा है मेरे भाई दोस्त, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुझे। मैं बहुत मात खा के फिर जाके थोड़ा अच्छी पोजीशन पर पहुँचा हूँ, समझ रहा है। एग्ज़ाम को बहुत एग्ज़ाम दिए मैंने, इतने एग्ज़ाम दिए। बीएससी सेकंड ईयर से एग्ज़ाम देने लग गया था मैं भाई, बीएससी सेकंड ईयर से एग्ज़ाम दिए मैंने। बीएससी सेकंड ईयर में तुम मानोगे नहीं, गेट, टीआईएफआर, जेस्ट, जेम, ये सारे एग्ज़ाम देखो। फिर मैंने उसको एनालिसिस करके पैटर्न समझा, मैं खुद समझा कि भाई एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि तुम्हें सारे क्वेश्चन करने रहते हैं, नहीं, जो आ रहे हैं वो करो सबसे पहले, जो नहीं आ रहे के बारे में सोचो ही मत हो ना, जो आ रहे हैं उन पर फोकस करो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। जो तुम्हें आ रहे हैं ना उन पर फोकस करो। बच्चा क्या करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, नहीं 10 मिनट वेस्ट कर देगा। अब उसको नहीं हुआ, दूसरे क्वेश्चन पर जाएगा, अब वो सोचेगा भाई 10 मिनट इसमें वेस्ट कर दिए। अब तेरे कर दिया तो कर दिया, चल हटाना यार, उसको छोड़ना। तेरे पास 2 घंटे 50 मिनट है ना अब, तो उसको सोच ही मत देना 10 मिनट वेस्ट करें इस पर। तो यहाँ तक करने की जरूरत ही नहीं ना, शुरुआत से ही तुम प्लानिंग कर लोगे ना कि भाई जो क्वेश्चन मुझे आ जाएगा मैक्सिमम मुझे 1-2 मिनट लगाना है। हाँ मुझे लग रहा होगा कि मैं आंसर पर पहुँच रहा हूँ तो मैं उस पर आगे टाइम लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा तो मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ जाऊँगा, फिर बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो कर लूँगा। बहुत सी बार क्या होता है कि अपन शुरुआती क्वेश्चनों पर इतना टाइम लगा देते हैं, जो मतलब जो अपन नहीं आ रहे हों जब भी इतना टाइम लगा देते हैं, जो लास्ट में इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो बस आधे मिनट या 1 मिनट में हो जाते हैं, वो अपने छूट जाते हैं। तो भाई यही तुम्हें सजेशन दूंगा, एग्ज़ाम को तुम समझ के जाना, समझ रहा। तो पहले वही क्वेश्चन करो जो तुम्हें अच्छे से आते हो, जो नहीं आ रहे हो उनको छोड़ो, बाद में कर लेंगे यार। 3 घंटे है ना तुम्हारे पास, 3 घंटे में कभी भी कर सकता है ना। मार्किंग रिव्यू का भी ऑप्शन देता है ना सीबीटी, तो उसका यूज़ करो और आगे बढ़ो। जो नहीं आ रहे भाई ये तो टॉपिक पढ़ा है नहीं तो उसको छेड़ो ही मत छेड़ो। नेगेटिव जाओगे कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव ही बंदा नेगेटिव में फंसता है, एग्ज़ाम नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, जो बहुत ज्ञान दे दिया, तुम्हें लग रहा है फोकट का ज्ञान दे रहा है। तो भाई पेपर डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था आईसीएस बेंगलोर के बारे में। सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है भाई, एसएन बोस पढ़ा हुआ, एसएन बोस सर पढ़े हुए हैं यहाँ से, अपन सत्यनारायण बोस। और सबसे बड़ी बात इसमें अच्छी लगी है कि तुम 2 साल के बाद क्यूट कर सकते हो, 12,000 परमानेंट स्टाइपेंड उठा रहे हो, और क्या चाहिए यार, तुम खुद का खर्चा खुद उठाओगे। हाँ सेंटर के बारे में डिस्कस कर लेता मैं कि इसका जो सेंटर होगा ना, एग्ज़ाम सेंटर कोलकाता रहता है। और मैं तो जैसे नॉर्थ साइड का स्टूडेंट हूँ राजस्थान का, तो मैं दिल्ली भी हमने दिल्ली दिया है एग्ज़ाम इसका। तो कोलकाता, दिल्ली और एक मतलब शायद इसके सेंटर ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही है शायद, 3-4 ऐसे सेंटर ही हैं। तो जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, जैसे हमारे साइड के जो जितने भी थे ना, उनको दिल्ली आना पड़ता था इसका सेंटर देने, क्योंकि चॉइस फिलिंग करवाता है वो, शायद 3-4 सेंटर ही फिलिंग करवाता है। तो कोलकाता है और दिल्ली, इन 2 को जानता हूँ मैं भी, और का पता नहीं शायद हैदराबाद भी है या नहीं, देख लेना तुम। शायद 4 सेंटर तो देगा ये, 4 सेंटर में चूज़ कर सकते हो। तो बंगाल साइड के जो स्टूडेंट है वो कोलकाता जाते हैं, नॉर्थ साइड के स्टूडेंट को दिल्ली देता है वो सेंटर। वो चूज़ करवाता है तुम्हें कौन सी प्रेफरेंस बननी है। तो सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड क्यूरी आ रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आराम से, हाँ ये तुम्हारा क्लास 12th का कोई स्टूडेंट है या कोई भी मतलब तुम यारी है तो उससे ज़रूर फिल करवा लेना। BSMS का एग्ज़ाम होता है, मतलब BSc और MSc दोनों इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम होता है, वो भी फिल कर सकता है भाई। और फीस बताना भूल गया, इंटीग्रेटेड MSc PhD हो या BSc MSc स्टूडेंट हो, उनके लिए जनरल की फ़ीस है 1200, और कोई SC ST या PW का है उसके लिए 600 है, ठीक है।
तो ये फीस स्ट्रक्चर है, आराम से समझना। और तो पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दो दोस्तों, फॉर्म फिल कर दो, स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, करके तैयारी स्टार्ट कर दो। जेएम को पीवाईक्यू करने लग जाओ, गेट के पीवाईक्यू करने लग जाओ, और जेस्ट के पीवाईक्यू करने लग जाओ। बस इससे जेस्ट में फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो कोई कमी लगी हो, कोई बुरा भला कहना हो तो कमेंट में लिख दो, और कुछ कहना हो कि इसका पीवाईक्यूज़ का वीडियो बनाना हो तो वो भी कमेंट में लिख देना दोस्तों। मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो दोस्तों, बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट। चलो फोड़ेंगे एग्ज़ाम, लेट्स क्रैक इट।